अगर चिराग पासवान भी डाइवर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा है, अपने इंटरव्यू में कहा है चिराग पासवान ने कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। तो अगर वो नीतीश जी को चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 19 एमएलए या 18 एमएलए जो उनके आए हैं उनको नीतीश जी को दें, आरजेडी वाले दें। और आरजेडी वाला तो सीएम डिप्टी सीएम की बात है, और जो ये ओवैसी साहब हैं और भी हैं, माजी साहब हैं, ये सब मिलकर के बन गई ना बीजेपी खड़ी। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन सब। बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में सरकार बना सकती है? बीजेपी वाले बहुत तेज हैं, वो खरीद फरोख्त की भी राजनीति जानते हैं, लेकिन जो इस समय माहौल है, मेरा ऐसा विचार है कि नीतीश जी ने अगर पाला बदल दिया और आरजेडी से तालमेल खा गए, उनके एमएलए, आरजेडी के एमएलए और जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के, जिनका नाम मैंने अभी जिक्र किया था, माजी साहब की उधर बिल गए जाकर के, और ओबीसी साहब ने भी अपना थोड़ा सा सुधार रूप लेकर के अगर उधर मिल गए, जैसे ये 5-6 दलों के लोग मिलकर के एनडीए बोलते हैं, अगर 5-6 दलों के लोग वो मिलकर के हो जाएं तो बीजेपी देखती रह जाएगी, सरकार चलेगी नीतीश की। तो आप कहने का मतलब है बिना नीतीश के भी सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी। नहीं बना। अच्छा, क्या एक और सवाल इसी से मिलता जुलता, क्या बीजेपी के बिना बिहार में सरकार बन सकती है? बीजेपी के बिना? जी, बीजेपी ना हो और सरकार बन जाएगी। कैसे? अरे नीतीश साहब के एमएलए देखो ना कितने हैं, नीतीश साहब के एमएलए देखो, आरजेडी के एमएलए देखो, माजी साहब के देखो, और एक और बड़ा फैक्टर है, भले ही उस लड़के ने, मैं तो लड़का इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों के बराबर है, हम उनके पापा जी को तो जाने हैं, रामविलास पासवान साहब को तो जाने हैं। जब रामविलास पासवान साहब मौसम देख करके बात कर लेते थे, परख लेते थे, तो बेटा यदि उस काम को कर लेता है तो कहाँ चिंता की बात। चिराग पासवान भी डाइवर्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा है, अपने इंटरव्यू में कहा है चिराग पासवान ने कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। तो अगर वो नीतीश जी को चाहते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो 19 एमएलए या 18 एमएलए जो उनके आए हैं उनको नीतीश जी को दें, आरजेडी वाले दें। और आरजेडी वाला तो सीएम डिप्टी सीएम की बात है, और जो ये ओवैसी साहब हैं और भी हैं, माजी साहब हैं, ये सब मिलकर के बन गई ना बीजेपी खड़ी। चीज और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नीतीश के शासन में बीजेपी क्या हिंदू कार्ड नहीं खेल पा रही? क्या वो सही ढंग से वहां पर बिहार में हिंदू कार्ड नहीं खेल पा रहे जब तक नीतीश जी हैं? बिल्कुल, आपका जो आकलन है वो बिल्कुल ठीक बात है। बिहार में हिंदू कार्ड नहीं चल पा रहा है 4-6 लोग, ये जो हमारे शब्दों में तो बकवास करते रहते हैं, गिरिराज सिंह। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अरे तुम लड़कियां ब्याहते हो मुसलमानों को और कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम लोग। हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व स्तर पर केवल नेपाल होता था। इस संसार की जमीन पर, जमाने की जमीन पर अगर कोई हिंदू राष्ट्र होता था डिक्लेयर, तो नेपाल होता था। आज से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले ये भी सब ध्वस्त हो गया सर। और आज वहां पर भी लोकतंत्र है। जी सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ। ओवैसी साहब का कहना है कि अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, वो मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा और यहाँ तक कि सीएम बनेगा। ये सपना क्या खाली पुआल है या हकीकत भी है? ना 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 ना, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि वो बैरिस्टर हैं अपने में, उनका दिमाग बहुत देरी से काम करना शुरू किया है। इस देश में जाटव चमार
जिसको लोकसभा में भी बेइज्जत किया हो, रामधन सांसद होते थे, के तिवारी ने बोला दच चमार के बच्चे चुप हो जा। दरोगा प्रसाद सरोज होते थे, उनका कुर्ता पजामा फाड़ा ममता जी ने इसी लोकसभा में। तो इन सारे हालातों को देख करके जाटव चमार बिरादरी के संज्ञान में ये बात आ गई कि हमसे ज्यादा नीचा किसी को माना नहीं गया है। और मानवर कांशीराम साहब फिर धन्यवाद के पात्र है, पूजनीय है, वंदनीय है कि उन्होंने इस बिरादरी को एक मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का तरीका सिखा गए। बाबा साहेब अधिकार दे गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली मानवर कांशीराम साहब ने किया, और आज मान्य बहन जी वही पैरवी कर रही हैं। तो जब हमको इतनी अकल आ गई है कि हम मान सम्मान स्वाभिमान का संघर्ष करते करते हम चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गए हैं, 4 बार सरकार चलाई है, देश को दिखा दिया है कि हमसे बढ़िया शासक कोई नहीं है, और हम प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जिस दिन मौका मिल गया सत्ता चला करके दिखा देंगे। भाईचारे की, बढ़िया व्यवहार की, मृदु भाषी होंगे सारे लोग। तो ओवैसी साहब के तो वंशज, मतलब इस्लाम मत के लोग, उनके वंशज तो राजे महाराजे रहे हैं, अनुशासन प्रशासन चलाने वाले ही रहे हैं, तो उनको तो और पहले ये बात आ जानी चाहिए संज्ञान में। हाँ, आज पुनः धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम उनके संज्ञान में इतनी बात आई। और जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, माने बहन जी से विचारधारा में मिल करके वो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे 2027 में मिल करके रिजल्ट देंगे। जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार में बीजेपी को कौन नहीं रोक पाया, बीजेपी को ये सपा नहीं रोक पाई, कांग्रेस नहीं रोक पाई, आरजेडी नहीं रोक पाई, या गठबंधन नहीं रोक पाई, कहा जा रहा है कि बीजेपी को रोक लेंगे। दरअसल देखिएगा, आप हैं, मेरे से बात करने आए हैं, तो आपने प्लानिंग की, मुझे सूचित किया, टाइम मांगा, फिर अपने घर से तैयारी करके चले, तब यहाँ आकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा कितनी सफल हो पाएगी ये दर्शक और श्रोताओं के ऊपर रहेगा। तो आपने एक प्लानिंग की ना, लेकिन ये जो महागठबंधन था, इनके पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं थी। ये लड़े कब? ये तो आपस में लड़ते रह गए। अच्छा, हाँ, सीटों के ऊपर लड़े, समझौता नहीं हुआ, फिर भी उलट पुलट कर करा करके ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया। तो कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। कितनी रैलियां की, किसने की, क्या कहा उन रैलियों में? अरे भाई, बड़े गजब का डायलॉग है, आप भी ताज्जुब करोगे। जनता को मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब कहते हैं कि कट्टा की सरकार नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ मोदी साहब के संज्ञान में है कि बिहार में कट्टा की भी राजनीति चलती है। तो मोदी साहब, आप 10-11 साल से पहले से कहां थे जो कट्टा की राजनीति वहां आपने बंद नहीं की? नीतीश बाबू के शासनकाल में क्या वहां पर वो मर्डर नहीं हुए? पटना में नहीं हुए क्या? और जगह नहीं हुए क्या? लेकिन इस तरह के घालमेल करके, इस तरह के डायलॉग, उतावले डायलॉग बोल बोल करके जनता को, अच्छा मैं तो ये भी बात दावे के साथ कह देता हूं, जनता को गुमराह करने का प्रयास तो किया, लेकिन जनता गुमराह नहीं हुई, केवल लोभ लालच में आ गई। 10,000 का पैसा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा है जिन्होंने 100 का नोट 6 दिन बीत जाए, 15 दिन बीत जाए, जिनके हाथ में 100 का नोट ना आता हो और वहाँ 100 वाले 100 नोट हाथ आ जाए, तो विचलित होना स्वाभाविक है। जी। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन का सार्थक प्रयास नहीं था। बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर प्रयास किया, कैंडिडेट खड़े किए। हमारे अभी भी 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इस तरह से कैंडिडेट रहे जी। और हमारे पास किसी और का कोई सहयोग नहीं था। अपने बलबूते पर हमारे
जो कार्यकर्ता साथी हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों के प्रयास से ऐसा रिजल्ट बढ़िया आया है। जी सर, मैं आपसे अगला सवाल लेना चाह रहा हूँ, क्या इस देश में शिक्षा पर पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है क्या? हाँ, बिल्कुल हो गया है। ये जितने प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, उनके मालिक कौन है? सब पूंजीपति तो हैं। अगर एक के बस की नहीं हुआ, 4 पूंजीपति इकट्ठे हुए, 10 पूंजीपति इकट्ठे हुए, धन मुद्रा वाले लोग, उन्होंने जो है स्कूल का ग्राउंड तय कर दिया, बिल्डिंग छोटी छोटी तय कर दी, फिर 2-4 कमरे बना करके बच्चों को एडमिशन ले लिया, बच्चों से वो जो है उगाही शुरू हो गई। मैंने पहले भी कहा है अपने अल्फाजों में कि बिल्डिंग फंड हमसे जाता है, लैब का फंड हमसे जाता है, तो उस सब के पैसे को पैसे वाला ही कर पा रहा है। तो वो सारे के सारे पूंजीपति हैं और शिक्षा पद्धति पर पूंजीपतियों का पूरा प्रभुत्व हो गया है और आज की सरकार उनको पूर्णतः इस काम को करने में सहयोग कर रही है, जबकि आम जनता की, क्योंकि एक जो नकलची वाली बात होती है कि जिसके घर में रोटी खाने को नहीं है, आज ख्वाब तो वो देखेगा ना। जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, उसके हिसाब से तो वो सपने तो देखता है ना कि मेरा बच्चा भी पब्लिक स्कूल में पढ़े। वो तमाम अपने घर के खर्चे काट कूट करके उस बच्चे को वहाँ एडमिट करता है, लेकिन वहाँ पर बड़ा इस तरह का पद्धति आप ताज्जुब करेंगे, सुनने वाले भी करेंगे, कि जब वहाँ स्कूल में जाता है तो मैडम बोलता है, उसका क्लास टीचर और उसका सब्जेक्ट टीचर, हाँ भाई सुबह आपने बैग टी लिया? बच्चा समझ गया, बोला हाँ हाँ लिया लिया। घर आया तो उसकी माँ चूंकि अशिक्षित है, परिवार के लोग अनपढ़ हैं, उन्होंने कहा अरे सुबह चाय वाय पी थी कि नहीं पी थी? वो लड़का भ्रमित हो जाता है, बच्चा भ्रमित हो जाता है, स्टूडेंट जो गुमराह हो जाता है कि स्कूल जाऊं तो बैग टी, घर आऊं तो चाय वाय, ये लफड़ा क्या है? और आखिरकार वो स्टेटस वो हासिल नहीं कर पाता है जो पूंजीपतियों के बच्चे हासिल कर लेते हैं, पूंजीपतियों के स्कूल में जा करके भी वो हासिल नहीं कर पाता है और गुमराह होकर के वो बच्चा कहीं का नहीं रहता है, फिर वो सरकार के स्कूल में भी जा करके वो स्टेटस हासिल नहीं कर पाता है। तो ये जो शिक्षा पर और शिक्षा पद्धति पर जो आज मनवादी लोगों का, पूंजीपति लोगों का जो आज अधिकार बन गया है, वो देश हित में भी कतई तो नहीं है। जी सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, अभी 10 नवंबर को लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में डॉक्टर के एंगल आ रहा है, मुसलमान के एंगल आ रहा है, तो आप जो वहाँ सुरक्षा है, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है, कोई जिम्मेदार इसका है या राम मालिक? देखिएगा, ये सब बड़ा अजीबोगरीब कह दिया कि राम मालिक। बीजेपी वाले तो कह सकते हैं कि जैसा भगवान को मंजूर था, जैसा भगवान राम को मंजूर था, वैसा हो गया, दुर्घटना हो गई, कांड हो गया। अरे यारो, जिम्मेदारी किसकी थी? जिस लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी साहब अपना व्याख्यान देते हो 15 अगस्त को, उसमें लाल किले में आम आदमी घुस नहीं पाता है, उसके मैदान में भी इतनी देर कोई आदमी बैठ नहीं पाता है, बैठ सकता नहीं है। वहां पर इतनी देर गाड़ी खड़ी रही पार्किंग में, 3-3.5 घंटे या 2-2.5 घंटे, और वहां से फिर आराम से वो आता है आतंकवादी लेकर के कार को। तो वहां का जो बीट कांस्टेबल था, बीट ऑफिसर था दिल्ली पुलिस का, और जब रेड लाइट की बात आई तो ट्रैफिक पुलिस का, ये सब लोग कहाँ थे? जो एनआईए है, एनआईए का तो जर्रे जर्रे पर निगाह रहनी चाहिए, पूरे देश की जमीन पर, बॉर्डर पर सभी तरीके से निगाह रहनी चाहिए। सीआरपीएफ की कहाँ गए, बीएसएफ के कहाँ गए? ये सब दिल्ली में पड़े हैं ना लाल किले में, इनकी ड्यूटियां लगी हुई है ना, तो कैसे हो गया? तो ये सारी की सारी
जो हमारे देश की सुरक्षा प्रणाली है उसके पार्ट पर जिम्मेदारी आती है। वहाँ का जो एसएचओ है, वहाँ का जो एसीपी है, डीसीपी है, दिल्ली का सीपी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनकी कैसी तगड़ी व्यवस्था है जो इस तरह के कांड हो जाते हैं। और यहाँ अभी आपने आपने एक और आगे की बात नहीं कही है कि जब फरीदाबाद से वो इतना मटेरियल जब जब्त किया जाता है तो बरामद की, तो उस बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस को क्या चौकन्ना नहीं हो जाना चाहिए था? जो आप बॉर्डर को सील कर रहे हो 10 के शाम को वो घटना हो जाने के बाद में, तो उससे पहले जब बरामद हुआ अमोनियम नाइट्रेट और जो इस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल था, वो जब वहाँ से बरामद हुआ है तो उसी दिन नहीं हो जाना चाहिए था। कार कैसे घूम पाती? कार तो वहीं पकड़ी जाती, तो फिर वो कहीं खुले में हो जाता बम ब्लास्ट, तो कम से कम मानव जीव तो ये नुकसान नहीं होता। बाद बाकी के नुकसान को आदमी वकील साहब मैं आपसे रोक रहा हूँ, आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, लेकिन इसको डॉक्टर का एंगल बताया जा रहा है और एक जात विशेष मुसलमान का एंगल बताया जा रहा है। ये ऐसा क्यों ये माहौल बनाया जा रहा है? देखिएगा, चूंकि अभी हाल का माहौल है और ये सब का सब खोज का काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बहुत गंभीर और गहरी बात कहना इस समय बहुत उचित नहीं होगा। अन्यथा तो यहां तो हुआ ही हुआ, उसके बाद उधर हो गया जेके में, तो जेके में कैसे हो गया? अब तो मीडिया वाले मान रहे हैं इस बात को कि जब तुम साइंटिस्ट हो एक्सप्लोजिव मटेरियल के, आपको पता है कि किस किस के समागम से ब्लास्ट हो सकता है, तो वो चीजें फिर आपने एक साथ क्यों रखी होंगी? क्यों, कैसे संपर्क में आ गई? और जो आपने एक बात कहा, मुस्लिम मुस्लिम, इनमें और भी निकलेंगे, एक दो का नाम तो आ भी गया है, और भी निकलेंगे। लेकिन सोचने की बात ये जरूर है, चिंता की बात है कि जिनको इस जमीन का, जमाने की जमीन का भगवान माना जाता है, डॉक्टर्स का, पढ़ी लिखी लॉबी, वेल एजुकेटेड लॉबी अगर इस तरह के कामों में लग गई तो मेरे विचार से तो ऊपर वाला कहीं कुछ है नहीं। अगर ऊपर वाला कुछ है तो ये दिमाग है। दिमाग को सोचने के लिए और उसको रोकने के लिए बहुत जबरदस्त प्लानिंग की आवश्यकता है इस देश में। धन्यवाद। तो आपने सर समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश चंद्र सर थे। कैसी रही बातचीत, आप प्रतिक्रिया में रिव्यू बताएं, और आपसे विनती है, निवेदन है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे। और छोटी सी अपील है कि यदि हमारे चैनल को आप चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता आगे बढ़ी रहे तो हमें आर्थिक मदद भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। देखिएगा, आपके शब्दों के साथ में मैं अपने अल्फाजों को विराम तो दे ही रहा हूँ, इस अनुरोध के साथ कि मेरी बातों को अन्यथा न लेकर के व्यवहारिकता, गंभीरता के साथ उसका एहसास करें, अनुभव करें और विवेकता के आधार पर, विवेकशील होने के आधार पर, पूर्णतः विवेक का सहारा लेकर के जो आज का ये माहौल बना है देश का, उसको सुधारने में अपना सहयोग प्रदान करें। और फिर पुनः बहुजन समय चैनल के लिए, जो लोकप्रिय है अपने में और वो खबर देता है जो बिल्कुल करंट खबर है, ऐसे चैनल के भी लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आप जैसे श्रोता अपना खुशहाल रहें, इधर चैनल वाले लोग खुशहाल रहें, इधर पूरा देश का माहौल खुशहाली के माध्यम रास्ते पर चले, इस चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने सुना और सुनेंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।